कॉन्सेप्ट यही था कि हम किसी ऑफिस में बैठे होंगे, साइन कर रहे होंगे, हमारे पास फाइलें आ रही होंगी, जो हम फिल्मों में देखा करते थे। आइडेंटिफाई हुआ कि कहीं पे ग्राउंडिंग यानी कि एक जगह से वो पूरा सिस्टम जो है वो सही, जिसकी वजह से वो सिग्नल्स नहीं जा पा रहे थे। तो जब ये किया तो वो जो है एक तरह से पूरे प्लांट के अंदर बड़ा नाम हो गया कि भाई कि जो बाहर से हमने कुछ लोगों को बुलाया था वो नहीं कर पाया और उन्होंने कर लिया। स्टील मिल में जब मैं आया तो बड़ा मुझे शौक लगा। एक तरफ इतना वेल डिफाइंड सिस्टम्स वो बने हुए हैं, स्टील मिल में आके सारे एडहॉक बेसिस पे काम की जो है वो जिस तरह से लोगों का काम का एथिक्स थे, वर्क एथिक्स थे। बेसिकली ये है कि आगे सालों में क्या होने वाला है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें वो उनके बहुत सारे रिव्यूज़ हैं कि इस फील्ड में क्या होगा, क्या डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आएगी, तो ये चीज़ की ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी। मैंने जैसे कहा ना कि रिसर्च सेंटर होने चाहिए हमें बहुत सारी चीज़ों के, ताकि हम ऐसे पूल क्रिएट करें कि लोगों को पता चले कि किस तरह से आगे कि हम एआई तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस लेवल की एआई की, सिर्फ जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं कि हम उसको। डॉक्टर वलीउद्दीन साहब जब दाऊद में पढ़ रहे थे तो फौरी तौर पर जा रहे इंजीनियरिंग कर ली थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में थे आप, और उस वक्त हम लोगों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं और ख्वाब देख रहा कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जब बीई करके इंजीनियरिंग की को ग्रेजुएशन करके जब प्रैक्टिकल फील्ड में आदमी आता है, वही स्टूडेंट, तो पता चलता है कि अमली और प्रैक्टिकल दुनिया तो बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ है। क्या ज़माना था, कैसा ज़माना था, और साथ साथ आपके ख्वाब क्या थे जब आप बाहर निकले यूनिवर्सिटी से, तो कौन सी इंजीनियरिंग थी जिससे आपका सामना पड़ा, आपने फेस किया, उस वक्त कहाँ खड़ी थी इंजीनियरिंग, ज़रा हमारे साथ स्टोरी ज़रूर शेयर करें। बड़ा अच्छा सवाल है और हो सकता है कि इससे दूसरे लोगों को खास तौर पे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो, इसलिए कि ये लर्निंग प्रोसेस होता है। जब भी आप ज़ाहिर है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं आपकी दुनिया एक डिफरेंट होती है, और जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बड़ी डिफरेंट तरीके से चल रही होती हैं। जब मैं बीई कर रहा था तो मेरा एक ख्वाब ही था कि ये कि एक अच्छा इंजीनियर बन के हम निकलें, और कॉन्सेप्ट यही था कि हम किसी ऑफिस में बैठे होंगे, साइन कर रहे होंगे, हमारे पास फाइलें आ रही होंगी, जो हम फिल्मों में देखा करते थे। वही मुराद साहब जो है वो साइन कर रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल जब ये जैसे जैसे हमने चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते रहे लैब्स के अंदर चीज़ों को, तो अंदाज़ा हुआ कि ये इंजीनियरिंग जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करने का ही नाम है। और उसमें मैंने एक चीज़ जो की थी कि जो कि मेरी लर्निंग के लिहाज से जो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया, कि मैं दूसरों को पढ़ाता था। मेरे ग्रुप के कोई भी ऐसा, ज़्यादातर लोग ऐसे थे कि मेरे पास समझने का, इसलिए कि मेरी मैथ्स अच्छी हुआ करती थी, तो और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट्स थे कोर्स जिसमें कि वो सॉल्व करने होते थे इक्वेशंस वगैरह, और तो वो आहिस्ता आहिस्ता चूँकि मेरे एक पहले सेमेस्टर में एक सबसे हाईएस्ट नंबर आए थे एक कोर्स के अंदर, और वो टीचर भी माशाल्लाह से बहुत मशहूर थे, सैफ ईरानी साहब। तो लोगों के पहले से जानना शुरू हो गया था कि ये ज़रा थोड़ा सा जो है इसके, ऐसे कि सैफ साहब जो टीचर थे हमारे वो बहुत कम नंबर दिया करते थे और मेरे बहुत एक्सट्रीम पे बहुत हाई नंबर थे। तो उसके बाद से लोग मेरे पास आना शुरू हुए, तो मैंने इनकरेज किया कि आप मेरे पास आएँ। मैं आफ्टर आवर्स बैठता था उनके साथ, कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में पता होती थी तो मैं उनके साथ फिर कहता था कि हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक लर्निंग जो है मेरी, उससे बहुत डेप्थ में मेरी लर्निंग हुई। इसलिए कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे कि जब मेरे पास जवाब नहीं होता तो मैं उसको जाके देखता था, और उसको, और उस वक्त इंटरनेट नहीं होता था, उस वक्त आपके पास किताबें होती थी, और हमारे आफ्टर आवर्स में मेरे तो एक तो या तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती जहाँ पे बहुत लिमिटेड किताबें होती थी, और एक थी हमारी लियाकत लाइब्रेरी। तो मैं और हमारा ग्रुप जो है, ग्रुप तो वासी दफ़ा साथ चल रहा होता था मेरे, लेकिन यह कि हम किताबें वहाँ से निकाल के पढ़ते थे, अपने नोट्स भी बनाता था ये जो लिंक करके। तो उससे जो है एक मेरी जो ख़ास तौर पे बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर हुए हैं,
और प्रैक्टिकली जब वो देखता था, जब हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बना ये किया, तो वो उसके जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ज़ाहिर है कि मैं डिज़ाइन करता था, और प्रैक्टिकली जो फिर उसको बनाने के लिहाज से फिर एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे ग्रुप के अंदर, तो वो सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकली बनाते थे। तो एक तो जो फाइनल करके तो फिर माशाल्लाह से एक फ़र्स्ट पोजीशन भी आ गई। तो उसके बाद से मैंने फ़र्स्ट जॉब जो की थी वो मेरी थी, यानी कि फुल जॉब जो की थी वो फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर थी। अच्छा। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा, तो जब मैं वहाँ पे गया तो चूँकि मैं तो एक टीम था इंजीनियरिंग की, तो फर्स्ट ये था कि आपको डिफरेंट सेक्शंस में जाना होता था। लेकिन उससे पहले 1 महीने 2 महीने शायद हमारी एक पूरी फुल ट्रेनिंग हुई थी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। अच्छा। अच्छा, और जो मेरा पहला काम था वो उन्होंने बहुत सारे वेल्व्स और उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी थी कि ये डिफरेंट किस्म के वेल्व्स लगे हुए हैं, डिफरेंट किस्म के ये सेंसर्स लगे हुए, ये आप इसको स्टडी करें, उसके डिफरेंट सिग्नल्स। अब वो थियोरेटिकल से प्रैक्टिकल का पहला रियल प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर पहला सफ़र था। तो अब पहले तो स्टार्टिंग में बड़ा हुआ, वो इतने सारे के स्पेसिफिकेशंस, और वो ज़ाहिर है कि हमने कभी किया नहीं था। लेकिन उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प की वहाँ पे जो रिसोर्स सेंटर। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए सिस्टम्स बने हुए हैं, वो चूँकि वो स्वीडिश सिस्टम्स, उन्होंने एक-एक डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी रखी हुई थी। एक-एक हर पॉलिसीज़ भी वेल डिफाइंड थी और प्रोसीजर्स भी। इवन कि आपके ऑयल का कतरा भी गिरता है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर वेल डिफाइंड था। तो ये हुआ कि उससे मेरी जो ग्रूमिंग हुई, एक तो उस सेंटर से, ट्रेनिंग सेंटर से, उसके बाद प्रैक्टिकली जब मैं गया फील्ड के अंदर, तो मैंने एक काम ये किया था कि जो भी प्रॉब्लम्स आती थी प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर, तो ज़ाहिर है कि वो सुबह को काम करते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो ज़्यादातर हम होते थे कि 7 से 10-11 बजे तक ये सारी चीज़ें हम जो भी फील्ड पे प्रॉब्लम्स होती थी हम उसको और चूँकि उसमें बहुत दफ़ा उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी तो रिलेज़, और तो उसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे और सारी चीज़ों का मसला रहता था। लेकिन मैंने ये किया कि उन टेक्नीशियंस के साथ मैं जाता था, इवन कि आपको बहुत सी दफ़ा अंदर लगे हुए थे तो इक्विपमेंट तो आपको छुप के भी जाना होता था बहुत सारे, लेकिन मैं हर प्रॉब्लम्स के अंदर मैं उनके साथ जाता था। तो जब ये उन्होंने देखा तो एक मुझे बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया। एक प्रोजेक्ट था कि काफ़ी अरसे से वहाँ पे एक जो साउंड सिस्टम पूरा लगा हुआ था वो शायद काम नहीं कर रहा था, वो काफ़ी इन्होंने प्रोफेशनल्स को भी बुलाया था, वो शायद वो कोई मसला था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसको देखें, तो वो जो है मैंने एक टेक्नीशियन को अपने साथ लिया था, और हम लोगों ने पूरी वायरिंग चेक की, हर जगह पे ग्राउंडिंग और ये वो, तो खैर वो आइडेंटिफाई हुआ कि कहीं पे ग्राउंडिंग, यानी कि एक जगह से वो पूरा सिस्टम जो है वो सही, जिसकी वजह से वो सिग्नल्स नहीं जा पा रहे थे। तो जब ये किया तो वो जो है एक तरह से पूरे प्लांट के अंदर बड़ा नाम हो गया कि भाई कि जो बाहर से हमने कुछ लोगों को बुलाया था वो नहीं कर पाया और उन्होंने कर लिया। तो उस वजह से फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर जो है वो काफ़ी एक अच्छा, तो प्लांट मैनेजर तक काफ़ी अच्छी तरह से जानने लगे थे मुझे ना, इसलिए कि उन्होंने काफ़ी बुला के अप्रिशिएट भी किया था। तो मकसद यही है कि आपको मैंने जो है काम छोटा नहीं समझा। मसलन एक मैंने कहा टेक्नीशियन का काम है, मैंने कहा कि ये मैं जाके खुद भी देखूँगा कि वो टेक्नीशियन किस तरह से उसको काम को वो कर रहे हैं। तो मतलब दाऊद से फर्स्ट पोजीशन लेके और जिनके ज़हन में ये ख्वाब हो कि यार किसी ठंडी ऑफिस में बैठेंगे, फाइलें वाइलें साइन करेंगे, वो जाते हैं फौजी फर्टिलाइज़र में, जहाँ पे आपके गर्मी प्रोसेसिंग है और बड़े वॉल है, सिग्नल है, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें लगी हैं कि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं है। राइट। और फिर तो जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थ्योरी है और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उसका बड़ा डिफरेंस, बड़ी पूरी दुनिया आपके सामने वाली हो गई है। तो अब आप ज़ाहिर है कि इसमें हैं, तो आप यू आर वन ऑफ द वाइस चांसलर्स जिनको प्रैक्टिकली पता है, यानी कि मुझे पता है कि मैंने वो जो है ना एक एक स्क्रू भी टाइट किए हुए हैं और जो है ना उसको देखा भी है। तो बात अच्छा, फौजी फर्टिलाइजर में कितने अरसे तक? मैं तकरीबन 2 साल रहा। 2 साल। अच्छा, उसके बाद चूँकि मैं बाहर जाना भी चाह रहा था और ये है कि उसको
तो वो फिर मैंने जो है वो योर चॉइस आपका फौजी फर्टिलाइजर में या नौकरी का अपना अपना चॉइस था नहीं, ये या असल में मुझे है ना कन्विंस किया था, मेरे एक दोस्त है, उसके भाई फौजी फर्टिलाइज़र में थे, ओके अच्छा तो उन्होंने ही अप्लाई करवाया था और ओके उसका तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था प्रोसेस इंडस्ट्री में जाके। अच्छा और फ़ायदा उससे मुझे ये भी हुआ कि जब मैं ये इसके बाद मैं 1 साल के लिए फिर स्टील मिल में आया था। स्टील मिल में ओके तो स्टील मिल में जब मैं आया तो बड़ा मुझे शौक लगा अच्छा कि एक तरफ इतना वेल डिफाइंड सिस्टम्स वो बने हुए हैं, स्टील मिल में आके सारे एड हॉक बेसिस पे काम की जो है वो जिस तरह से लोगों का काम का एथिक्स थे, वर्क एथिक्स थे। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली मैं तो एक ऐसे डिपार्टमेंट में था जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट सेल था, जो कि हम डेवलप करना चाह रहे थे कि हमने वहाँ पे जो वेइंग स्केल्स थे वो एनालॉग थे, तो हमने उसको कन्वर्ट किया था डिजिटल वेइंग स्केल्स के अंदर, खुद इंजीनियर्स। और फिर उसके बाद जो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो पीएलसीज़ जो है वो नए नए आए थे सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो हम उसको इसलिए, कोई पहले पीएलसीज़ होते थे वो बहुत बड़े होते थे और उसके लिए बहुत कूलिंग वगैरह चाहिए होती थी, बहुत ज़्यादा ख़राब होते थे। तो ये प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे कंप्लीट किया। मेरे बॉस जो थे एक तो बरोही साहब थे, लेकिन जो टेक्निकल बॉस थे आसिम साहब, वो भी दाऊद के ही थे। और उससे मुझे जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन की जो है ना बहुत फ़ायदा हुआ, यानी कि प्रोसेस इंडस्ट्री प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन। वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे की थी, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो थी तो उसमें, और ख़ासतौर ये पीएलसी की इम्प्लीमेंटेशन, तो ये मुझे प्रोसेस इंडस्ट्री का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, ये जो है ना ओवरऑल मुझे बड़ी अच्छी पिक्चर मिल गई। अच्छा माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस और बड़ा बड़ा डिफरेंट किस्म का वो स्टाइल किस्म का एक वो है। अब जब इस मौके पे आप सोचते हैं जहाँ पे खड़े हैं तो अक्सर आपसे बात हो रही होती है कि इस वक्त हम एआई के उस पे बैठे और एआई ने सारी दुनिया के लिए चैलेंज एक खड़ा किया है। एक वो इंजीनियरिंग जो आपने फौजी फर्टिलाइजर में स्टार्ट की एंड देन एक और वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपने पाकिस्तान स्टील मिल में देखी है वो, और अब एआई और एआई के पीछे भी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑल इंजीनियरिंग आई है। क्या ज़हन में आता है, मतलब आई डोंट नो, रिवोल्यूशन का लफ्ज़ तो जो है वो तो फिट ही नहीं होता। नहीं, वो बात तो ये है कि जैसे जैसे कि इसमें एक जो चीज़ जो कि ज़ाहिर है कि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं और हमारी लाइफ के अंदर ही जिस एज पे ब्रैकेट में है, हमने कंटिन्यूसली चीज़ों को चेंज करते करते देखा है। पहले जो है वो एनालॉग दुनिया थी, फिर डिजिटल की दुनिया आ गई, कंप्यूटर्स ने आहिस्ता 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 के अब बहुत सारी चीज़ें मोबाइल्स पे भी आ गई, यानी कि शॉर्ट कम होके मोबाइल पे आ गई है। उसके पीछे क्या है, मेन जो है वो कंप्यूटेशनल पावर है। और जो एआई अभी आई है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे उसके बहुत सारे पहले से भी मौजूद थे, लेकिन अब जो है कंप्यूटेशनल पावर मल्टीप्लाई हो गई, यानी कि बिलियंस ऑफ। अब आप देखें कि एक मैं क्यूरी देता हूँ किसी उसके लिहाज से चैट जीपीटी को, क्लाउड के, तो उसके पीछे वो जो है बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस वो विद इन नैनो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में करके दे देता है। अब ज़ाहिर है कि एआई अगर देखा जाए तो क्या है, उसके पास पूरा डेटाबेस है, पूरी सारी यानी कि पूरी दुनिया की नॉलेज इकट्ठी है, फिर आपको उसका कंप्यूटेशन पावर आ गई है, तो ज़ाहिर है कि एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो कि काफ़ी चीज़ों को उसने रिप्लेस करते जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक चैलेंज है हर एक के लिहाज से, सिर्फ ज़ाहिर है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिहाज से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। मैं जो समझता, यानी कि जो मेरे लिहाज से, कि हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करते थे कि जो कि फिर जाएँ और या तो जॉब करे या बिज़नेस करे, कि जो भी उसकी इस तरह से प्रोफेशनल नॉलेज हो कि वो अपने आप को आगे लेके जा सके। अब और वो जो है वो इसको इस तरह से प्रिपेयर करते थे। अब बेसिकली ये है कि आगे सालों में क्या होने वाला है, अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें, वो उनके बहुत सारे रिव्यूज़ देखें कि इस फील्ड में क्या होगा, क्या डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ आएगी, तो ये चीज़ की ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी। तो हम जिस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें तो क्या-क्या चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ जो है कि हमारा मॉडल जो कि चेंज होगा, यानी कि हो भी रहा है और जिसको बड़े तेज़ी से चेंज करनी है, कि अगर आपने एक तो यह है कि शॉर्ट स्किल्स करवा दिए, वो तो सर्टिफिकेशंस, लेकिन
अगर वो बंदा अडॉप्ट नहीं कर सकता तो चीज़ें कि थोड़ी देर के लिए तो अच्छा काम कर लेगा, लेकिन वो नई चीज़ों के, नई टेक्नोलॉजी के लिहाज से, नई चीज़ों के लिहाज से वो अगर अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो वो ज़ाहिर है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। सही। तो यूनिवर्सिटी का एक रोल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट आ गया है कि किस तरह से उसको एक ऐसा लर्नर बनाएं कि कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको उसके आसपास की चीज़ों को देखते हुए उसके साथ उसको अडॉप्ट कर लें। और ये कितना आसान नहीं है जिस तरह नज़र ना है। सही। इसके लिए आपकी फैकल्टी की ग्रूमिंग बड़ी चेंज होनी चाहिए, इस तरह से आपके पेडागोजीज जो है बड़ी चेंज होने की ज़रूरत है। एक चैलेंज तो ये है। दूसरा चैलेंज जो कि ज़ाहिर है कि एक आता जा रहा है वो ये है कि अब स्टूडेंट जो है वो रिलाय बहुत सारी चीज़ों पे एआई टूल्स पे कर रहा है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। तो अब हमारी जो फैकल्टी है वो उस तरह से जो है वो शायद ज़ाहिर है कि उनके लिए वो तो ये जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके वो है, तो वो बहुत सारी दफ़ा जो है वो उस तरह से अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रही। और उसके पीछे, और फैकल्टी को सिर्फ ये नहीं कि जो टूल्स है उसके पीछे जो बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज है उसको अपने आप को अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो टूल्स के लिहाज से तो वो कर लेते हैं, लेकिन जो कि उसके बिहाइंड द प्रिंसिपल्स हैं और वो चूँकि उसके एक्सपर्टीज़ भी अवेलेबल नहीं होती तो वो शायद जो है ना वो लैग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से और उसके लिहाज से मैंने जैसे कहा ना कि रिसर्च सेंटर होने चाहिए हमें बहुत सारी चीज़ों के, ताकि हम ऐसे पूल क्रिएट करें कि लोगों को पता चले कि किस तरह से आगे लेके जाना है। तो और बात वही है कि हमें क्या चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, क्या चीज़, लेकिन आगे चल के क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी होंगी। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स में उसको क्या नॉलेज दें, क्या ना दें, अभी इस तरह से। तो अब यह कि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता दूं कि अब जो है कि हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है कि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना बड़ा ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट कराना बड़ा ज़रूरी है। और एआई की देखिए, एआई तो एक तो है ना कि जनरेटिव एआई, अब यह है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको कोई चीज़ ऑप्टिमाइज़ करनी है, जैसे कंट्रोल सिस्टम्स की बात करिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से पहले बहुत सारे सिनेरियोज आए कि किस तरह से करते जा रहे हैं बहुत सारे। अब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि एआई को यूज़ करते हुए हम बड़े आराम से बहुत सारे, अब जैसे ड्राइवरलेस कार ही है, उसमें ज़ाहिर एक ऑप्टिमाइजेशन ही है, बहुत सारा उस पर करता जा रहा है, सब कुछ है। अब लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी बेसिक जो है वो चीज़ें, उसकी अंडरलाइंग थ्योरी जो है वो बहुत सारी चेंज हो गई है। तो वो एस्पेक्ट को कैसे कवर करना, सिर्फ ये है कि हम एआई तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस लेवल की एआई की, सिर्फ जनरेटिव एआई की बात कर रहे हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली लिंक कर रहे हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिहाज से। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात ले लें, अब बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेस और ये और वो बहुत सारे जो है ना वो खुद ब खुद बता देते हैं आपको। अब वो क्या हम उस तरह की चीज़ों को हम अपने करिकुलम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कि एआई फॉर व्हाट पर्पस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद इसमें जो जिस तरह आपने तजवीज़ किया कि यूनिवर्सिटियों में रिसर्च जो है, वन ऑफ द सेक्शन ऑफ रिसर्च वुड बी दैट कि ये जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे वो कैसे